मैं इतनी हसीन थी कि मेरा जुआरी बाप मुझे बेचना चाहता था। मैं हर वक्त अपने बाप से डरी रहती थी। आज सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी माँ मेरे सराहने बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, किरण, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अम्मी ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे इतना ही कहा और फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं हक्का बक्का सी अम्मी की जानिब देखती रह गई थी। इससे कबल तो उन्होंने कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। अम्मी कहने लगी, मैं तुमसे जो कहना चाह रही हूँ वो तुम्हारे छोटे जहन पर नागवार भी गुजर सकती है। हो सकता है तुम्हारे दिल को तकलीफ भी हो, इसलिए तुम अपना दिल थाम लो। मुझे तो यही लगा था कि अम्मी बिला वजह सनसनी फैला रही हैं, मगर जब मैंने अम्मी की बात सुनी तो मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने सोचा कि ये सब अम्मी ने क्यों कहा और किस लिए कहा है। मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरा जी चाहा कि मैं अम्मी के लबों पर हाथ रख दूं और उनसे कहूं कि मुझसे इससे ज्यादा सुनने का हौसला नहीं है। अम्मी बोली, किरण, अब तुम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हो। जिस कदर मुमकिन हो अपने बाप की नजरों से ओझल रहा करो। वो तुम्हें अपने पास बुलाए तो ना जाया करो। तुम्हें पता तो है तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुआरी है। वो चंद पैसों के लिए तुम्हें किसी वक्त भी बेच सकता है। अगर तुम्हारा बाप कुछ खाने के लिए लेकर आए तो खाने से इनकार कर दिया करो। तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं बोली, अम्मी, मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। मैंने बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ बहुत ज्यादा फ्री होती हैं और फिर मेरे अब्बू तो मुझ पर जान निछावर करते हैं। अम्मी बोली, हाँ हाँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। वो तुझ पर जान निछावर करता है, तभी तो कह रही हूँ कि उससे दूर रहो। इसी में सबकी भलाई है। मैं गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई। इतना कहकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बाहर मेरा छोटा भाई दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। वो बोला, मुझे पहले ही पता था कि अम्मी सिर्फ आपसे प्यार करती हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अम्मी आपको मुझसे चोरी छुपे कुछ खाने के लिए दे रही थी। मैं हंसती और बोली, नकाश, तुम कैसी बातें करते हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहने लगा, तो फिर मुझे भी बताएं, अम्मी क्या कह रही थी। मैं बोली, अम्मी कुछ जरूरी बातें कर रही थी। नकाश ने सर हिला दिया और सहन में खेलने लगा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अब्बू भी घर आ गए। उन्होंने हाथ में जलेबियां पकड़ी हुई थी। घर आते ही वो मुझे पुकारने लगे थे, किरण, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं अब्बू की जानिब लपकी थी और उनके पास जाकर बैठ गई थी। वो मुझे और नकाश को अपने हाथों से जलेबियां खिलाने लगे थे। अम्मी ने ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गई। इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी और अब्बू के पास बैठी बातें करती रही। फिर अब्बू नहाने चले गए तो अम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई थी। मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अपने बाप के पास मत बैठा करो, लेकिन तुम तो आते ही उनके पास जाकर बैठ गई। यानी माँ की बात का कोई असर नहीं है। मैं बोली, अम्मी, मैं अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ। उनके पास नहीं बैठूंगी तो फिर किसके पास बैठूंगी? अम्मी ने मुझे गले लगा लिया था। वो रोते हुए बोली, सारा कसूर मेरा है बेटी। मैंने तुमसे हकीकत छुपा कर रखी हुई थी। मुझे चाहिए था कि सब कुछ मैं पहले ही बता देती। मैं बोली, अम्मी, ऐसी भी क्या बात है? तभी अब्बू की आवाज आई थी। वो कहने लगे, किरण और नकाश, कहाँ हो तुम दोनों? मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी कहने लगी, हर शोहर अपनी बीवी को आवाज देता है, फिर तुम्हारा अब्बू सिर्फ तुम्हें और नकाश को ही क्यों पुकारता है? मैंने कंधे उचका दिए। तब अम्मी कहने लगी, अभी तुम ना समझ हो, तुम्हें यही लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह हैं, मगर ऐसा नहीं है। तब अब्बू कमरे में दाखिल हो गए और बोले, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी क्यों परेशान बैठी हो? आखिर खैर तो है ना? अम्मी घबरा गईं और बोली, बस किरण के सर में दर्द था, इसलिए वो कमरे में बैठी थी। अब्बू बोले, किरण, खैरियत तो है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। अम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गईं और बोली, नहीं नहीं, बस ये ठीक हो जाएगी। मैं अम्मी के इस रवैये पर हैरान हो रही थी। अम्मी ने आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। खाना लगा तो सब मिलकर खाना खाने लगे। अम्मी से बर्तन उठाने लगी तो अब्बू ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, किरण, अपनी अम्मी की बातों की वजह से परेशान मत होना। वो जरा उल्टे दिमाग की है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। मैंने सर हिला दिया और अब्बू के पास से उठ गई थी।
مجھے امی کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے مجھے پھر سے ابو کے ساتھ دیکھ لیا تو غصہ کریں گی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے ابو جواری تھے لیکن وہ اپنا گھر اچھے سے چلا رہے تھے، آفس بھی روزانہ جایا کرتے تھے۔ رات ہوئی تو امی اور ابو کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ نقاش سہم گیا تھا، وہ بولا آپی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی اور ابو کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج ان دونوں کی لڑائی میں بار بار میرا ذکر آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ابو ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی اور بولی امی رات بھر آپ اور ابو کیوں لڑتے رہے ہو؟ تب امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کرن میں آج تمہیں ایسی حقیقت بتانے لگی ہوں جسے سن کر شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو، مگر تم میری بات سن لو۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اس وقت تمہاری ماں بہت ہی مجبور تھی، زمانے کے ہاتھوں تنگ تھی، میرے پاس دنیا میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں امی کی بات سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی امی مجھے اصل بات بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ امی کہنے لگی بیٹی تم 2 برس کی تھی جب تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو رونے پیٹنے لگی تھی، مگر میری ساس آ کر مجھے ہی کوسنے لگی۔ وہ بولی کہ تم منحوس ہو، تمہارے قدم ہی منحوس ہیں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھی، اب یہ باتیں سنی تو دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی تھی، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو، اور اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا شوہر مر گیا تھا، تم یتیم ہو گئی تھی اور میں بیوہ ہو گئی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی، مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امی جلدی سے اٹھی اور ایک پرانے سے بیگ سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے میرے ہاتھ میں ایک تصویر تھما دی تھی، وہ کہنے لگی یہ تھا میرا پہلا شوہر اور تمہارا سکا باپ۔ اس تصویر میں امی دلہن بنی بیٹھی تھی اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی، ساتھ بیٹھا شخص بھی بہت خوبصورت تھا، وہ شخص جو میرا باپ تھا، مگر مجھے تو اس کے متعلق کچھ علم ہی نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویر سینے سے لگا لی تھی۔ امی کہنے لگی جب تمہارے باپ کی میت گھر آئی تو تمہاری دادی نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتی رہ گئی تھی اور بولی کہ مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار تو کرنے دو، مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ امی کے گھر لے گئی، مگر وہاں بہت غربت تھی، میرے بھائی کوئی کام نہیں کرتے تھے، ماں معذور تھی، میرا باپ تو بہت عرصہ پہلے گزر چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، مگر وہاں حالات اس قدر خراب تھے کہ تم ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن میری امی کہنے لگی کہ بیٹی تم دوسری شادی کر لو، اس میں تمہاری بچی کی بھلائی ہے۔ اس وقت مجھے امی کی بات بہت ٹھیک لگی، میں نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے امی، آپ میرے لیے رشتہ تلاش کر دیں، میں شادی کر لوں گی۔ امی نے حسن کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بس اتنی گزارش کی تھی کہ تم میری بیٹی کو قبول کر لینا۔ وہ بولا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں بولی اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں عمر بھر تمہاری غلام بن کر رہوں گی، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے میری بات مانی اور تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگا۔ گھر میں رزق کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اب اپنے پہلے شوہر کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہتی تھی، مگر اس بات پر خوش تھی کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ ایک دن امی مجھ سے ملنے کو آئی تو حسن نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا آج تو تمہاری ماں میرے گھر آ گئی ہے، اگر دوبارہ میں نے اسے یہاں دیکھا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو حسن کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی کیوں؟ آپ میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تب وہ کہنے لگا اس محلے میں عزت بنی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو علم ہو گیا کہ میں نے اتنے غریب گھرانے میں لڑکی سے شادی کی ہے
तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे। मुझे हसन से इस तरह के अल्फाज की तवक्का नहीं थी, मगर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोचा कि अगर मेरी बेटी यहाँ खा पी रही है तो मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए। मैंने हसन की बात मान ली और अपने घर वालों से हर किस्म का रिश्ता खत्म कर दिया। मगर मुझे अब समझ में आया कि हसन ने मुझसे शादी क्यों की थी और फिर उसने मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर क्यों कर दिया था। उसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी, जबकि मैं तो यही समझती रही कि ये शख्स मेरे साथ मुखलिस है। मुझे इस बात का भी बाद में पता चला था कि तुम्हारा बाप जुआ भी खेलता है और वो तुम्हारा सका बाप नहीं है। उसने मुझे ये सब बताने से मना किया था। मैंने उसकी ये बात भी मान ली। फिर हमारे घर नकाश पैदा हो गया तो मैं यही समझने लगी थी कि हसन तुम्हें सके बाप की तरह चाहता है, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। सोतेला कभी भी सका नहीं बन सकता। मैं बोली, अम्मी अब क्या हुआ है? अम्मी कहने लगी, तुम कुछ दिन अपनी आंखें और कान खुले रखो, हर बात खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं कुछ भी कहकर तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। तुम मेरी एक बात पल्लू से बांध लो, हसन तुम्हारा सका बाप नहीं है। वो तुम्हारे लिए एक अजनबी शख्स है और अब तुम बड़ी हो गई हो, बालिग हो गई हो, उससे दूर ही रहना। इतना कहकर अम्मी मेरे पास से उठ गई थी, जबकि मैं फूट फूट कर रोती रही थी। आज मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया था। सच कहूँ तो मुझे अपने सके बाप की मौत का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। जिस इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं था, जिसका कभी जिक्र ही नहीं सुना, उसके मुतल्लिक अचानक से सुनकर दिल में कोई जज्बा नहीं उभरता था। मैं तो उस इंसान के लिए रो रही थी जिसे मैं उम्र भर अपना बाप समझती रही थी। वो मेरे लिए अजनबी कैसे हो सकता था? आज मैं उसी के लिए रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत वाकया हुई हो। मेरे अंदर उदासी भर गई थी। मैं सारा दिन मुर्दे की तरह कमरे में लेटी रही थी। शाम के वक्त अब्बू काम से वापस आए। वो मुझे और नकाश को पुकारते रहे थे, मगर मैं उठ ना सकी। अब्बू मेरे कमरे में आ गए थे। मेरी अम्मी ने सारा दिन कमरे में झांक कर नहीं देखा था। अब्बू के आते ही वो भी वहीं पर आ गई थी। अब्बू कहने लगे, मेरी गुड़िया इस तरह क्यों लेटी हुई है? अम्मी कहने लगी, इसकी तबीयत खराब है। अब्बू तड़प गए थे। कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। अम्मी ने कहा, नहीं, ये नहीं जाएगी। अब्बू अम्मी को घूरने लगे। तब मैं बोल पड़ी कि नहीं अब्बू, मुझे कहीं भी नहीं जाना। अब्बू मुझे देखते रहे और फिर अम्मी अब्बू से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। अब्बू एकदम से धाड़ पड़े। कहने लगे, तुम वो बात भूल गई हो क्या जो मैंने शादी के शुरू के दिनों में की थी? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने मेके वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हसन मुझ पर इस कदर जुल्म मत करो। अब्बू बोले, जो कुछ मर्जी कह लो, मेरी तरफ से कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। इतना कहकर अब्बू बाहर चले गए, जबकि अम्मी मेरे पास आ गईं और बोली, देखा तुमने अपने बाप का गरूर। तब मुझे एहसास हुआ था कि जिस शख्स को मैं फरिश्ता समझती रही हूँ, वो असल में अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी माँ से रिश्ते तक छीन लिए थे। आज रात मेरे अम्मी और अब्बू की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने सुबह उठकर वजह पूछी तो अम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो कहने लगी, हकीकत ये है कि हसन तुम्हारी जवानी और खूबसूरती को देखकर लालच में आ गया है। वो तुम्हें एक अमीर आदमी के हाथों फरोख्त करना चाहता है। मैं ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं रोने लगी थी। उस दिन एक शख्स हमारे घर आया था। मैंने अम्मी से पूछा कि ये कौन है? तब अम्मी ने बताया कि ये तुम्हारा मामू है। मामू मुझे बहुत ही अजीब लगा था। अम्मी ने मुझे कहा कि मामू के पास जाकर सलाम करो, जबकि मैं तो दूर ही से उनको देखती रह गई थी। खैर, जब अब्बू घर वापस आए और मेरे मामू को देखा तो हत्थे से उखड़ गए थे। वो अम्मी से कहने लगे, ये इंसान अभी मेरे घर से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बू घर से बाहर निकल गए थे। मुझे अम्मी पर तरस भी आ रहा था कि बेचारी अपने भाई से बहुत अरसे बाद मिली थी। खैर, अब्बू के दोबारा घर आने से पहले पहले ही मामू वापस लौट गए थे। अब्बू जब घर आए तो मैंने खुद को कमरे में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे भेज दें। मुझे अब हर वक्त डर लगने लगा था। एक रात बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ था। अम्मी मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, आज रात तुम्हारा बाप तुम्हें फरोख्त करने वाला है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर अम्मी ने मेरे नाक पर रुमाल रख दिया था और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया था। मैं उठकर बैठ गई। दिल को अजीब सी घबराहट होने लगी थी, मगर तभी मुझे नकाश नजर आ गया था।
मेरा भाई मेरे साथ था। मैं कमरे से बाहर निकली तो अम्मी पर नजर पड़ी थी। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हम कहाँ आए हैं? अम्मी कहने लगी, रात को हसन तुम्हें फरोख्त करने वाला था, मैंने तुम्हारे मामू को फोन कर दिया। शुक्र है कि उसने वक्त पर हमें बचा लिया है। अब हम तुम्हारे मामू के घर हैं। मैंने सर हिला दिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। काश वो इंसान जिसको मैं अपना बाप समझती रही वो ऐसा ना निकलता। मामू का घर अजीब सा था। मैं उस घर में बहुत सी औरतें और मर्द थे, वो सब अजीब से थे। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ भी हमसे कट कर रह गई थी। 2 दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर तीसरी रात अजीब सा वाकया हुआ था। मेरे मामू जो एक बार हमारे घर भी आए थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले कि इसको पी लो। मैंने उनकी जानिब बड़ी गौर से देखा था। मैंने मामू के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा तो मुमानी ने इशारे से मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। मैंने उसकी जानिब देखा तो वो मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामू को बातों में लगाकर उसने मुझे दूध गिराने का इशारा कर दिया। मैं हैरान थी कि आखिर वो सब ये क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़े बुत बनी बैठी थी। तब मुमानी मेरे मामू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। पीछे से मुमानी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध गिरा दो। मुझे अपनी मुमानी अच्छी नहीं लगती थी। जब से हम आए थे वो हमसे बातचीत ही नहीं करती थी, आंखें माथे पर रखकर बैठी हुई थी। और आज जब मामू के दिल में मेरे लिए रहम आ गया था तो मेरी हमदर्द बनकर आ गई थी। मैंने सारा दूध पी लिया था और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं गहरी नींद में डूब गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया था। ये कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने हुलिया का जायजा लिया तो दंग रह गई थी। मैं तो दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला था और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वो मुस्कुरा दिया और बोला, आज जब तुम मेरी मेहमान हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे बेबस कर दिया गया था। मैं अपनी बदकिस्मती पर रोती रह गई थी। सुबह हुई तो मेरे मामू मुझे आकर ले गए। मैं बोली, ये सब क्या था? वो हंसकर बोले, हमारे यहाँ का यही दस्तूर है, यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं। मैं घर पहुँची तो खूब वावेला मचाया था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैंने इस सब का कसूरवार अपनी माँ को ठहराया था, मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी। मामू कहने लगे, तुमने उम्र भर अब यही काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा छोटा भाई मेरी हिमायत में बोला तो मामू ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा था। वो दूर जा गिरा था। उसकी ये हालत देखकर मैं उसकी जानिब भागी थी। अम्मी ने तो इतना भी नहीं कहा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है। अम्मी सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी। मामू कहने लगा, अगर तुम्हें अपने भाई की जान अजीज है तो आज के बाद इस काम से इनकार मत करना। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मैंने तो बड़ी हया के साथ जिंदगी गुजारी थी। मेरा बाप सौतेला निकला और वो मुझे बेचना चाहता था, जबकि माँ सकी होने के बावजूद सौतेली जैसी थी। मैं अपने छोटे भाई की खातिर इन जालमों की बात मानती रही। मैं अब आईने में खुद को देखती तो डर जाया करती थी। मुझे खुद से वहशत होने लगी थी। एक दिन मैं घबरा गई तो छत पर चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे मामू के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी मुमानी खड़ी थी। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर बोली, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये सब करना नहीं चाहती, फिर क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से बोली, आपके शोहर ने धमकी दी है कि अगर मैं उनकी बात ना मानी तो वो मेरे भाई को मार देंगे। मुमानी आहिस्ता से बोली, अभी भी वक्त है, तुम अपने बाप के पास भाग जाओ। मैं बोली, वो भी तो मेरा सौतेला बाप है और मुझे बेचना चाहता है। मुमानी हैरत से मुझे देखकर बोली, कौन सा सौतेला बाप? मैं बोली, हसन। मुमानी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, तुमने अपने चेहरे के नकूश को गौर से नहीं देखा है क्या? तुम हूबहू हसन पर गई हो। वो तुम्हारा सका बाप है। तुमसे किसने कह दिया कि वो तुम्हारा सौतेला बाप है? मैं बोली, अम्मी ने कहा था। मुमानी ने कहा, तुम्हारी अम्मी एक नंबर की झूठी औरत है। ये लोग बहुत बुरे हैं। इनका जरिए मुआश तुम जान ही चुकी हो। तुम्हारी अम्मी भी जवानी में यही सब करती थी। फिर एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ चली गई। उसने 2 माह तुम्हारी माँ को साथ रखा
اور پھر طلاق دے دی۔ تب اس کی ملاقات حسن سے ہوئی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی اولاد تھا، گھر والوں سے کسی بات پر خفا ہو کر اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آن بسا تھا۔ یہاں تمہاری ماں نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا تھا اور تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ جب تک تمہاری ماں کی اصلیت اسے پتہ چلی تب تک تم پیدا ہو چکی تھی۔ تم اور ناکاش حسن کی سکی اولاد ہو۔ وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وہ بیچارہ شرافت کا مارا تمہاری ماں کو چھوڑ بھی نہ پایا کہ بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ ویسے تمہاری ماں کی مکاری کو داد دینا پڑے گی۔ اس نے کس طرح تمہیں تمہارے باپ کے خلاف کر دیا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، تم لوٹ جاؤ۔ اتنا کہہ کر مومانی نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں صدمے سے دوچار تھی۔ رات کے وقت مجھے پھر ایک غیر آدمی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں آج کی رات جس کی مہمان تھی، میں نے بڑی ہی چالاکی سے اسے شراب زیادہ پلا دی اور وہ نشے میں سو گیا تھا۔ تب میں نے اس کا موبائل نکال کر ابو کا نمبر ملایا تھا۔ پھر میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا اور گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ صبح جب میں گھر پہنچی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ماموں کہنے لگے، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ہو گئی تھی، مگر اسی وقت پولیس آ گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر ماموں کی جان نکل گئی تھی۔ پولیس کے ساتھ ابو بھی تھے۔ پولیس نے امی اور ماموں کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے اور بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی کارروائی کے بعد ہم ابو کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس بار ابو ہمیں اپنے آبائی گھر لے گئے تھے، دادا دادی کے پاس۔ ابو نے بتایا تھا کہ اس رات ماموں نے ابو کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تب امی اور ماموں گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ اب میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہاں سب کو علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر سب نے مجھے قبول کر لیا ہے اور پھپھو نے تو اپنے بیٹے سے میرا رشتہ بھی کر دیا ہے۔ زندگی میں پھر سے سکون ہو گیا ہے۔ میری ماں اور ماموں جیل میں ہیں۔ ماموں نے پہلے ہی بہت سے جرم کیے ہوئے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے مجھے برائی سے بچا لیا تھا اور اب میں اور میرا بھائی ابو کے پاس ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔